मूल अधिकार का भाग ये 2 क्लास है। ठीक है, भाग 1 को आप लोग पहले भी पढ़ चुके हैं और इसका जो आपका वीडियो जो है सो आपको मैं ग्रुप में डाल दूंगा। ठीक है, मैं बता देना चाहता हूँ वो डेमो क्लास है। ठीक है, पेड क्लास का डेमो क्लास है और ये आपका डेमो क्लास का 7वां क्लास है। ठीक है, 7वां क्लास है। कल भी 2 से 3 क्लास चलेगी और जी कल सर। डेमो का लास्ट डे है। उसका 17 तारीख, 18 तारीख, 19, 20, 21 सब दिन छुट्टी रहेगा छठ पूजा का। और 22 से आपका प्रॉपर वे में पेड में क्लास चलेगी। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। मूल जी अधिकार। ठीक है, मूल अधिकार का डिफिनेशन क्या होता है, किस तरीके से लोगों को प्राप्त होता है, सारे चीजों पे हमने बात की थी। अब हम लोग देखेंगे मूल अधिकार की बात करें, अनुच्छेद 22। अनुच्छेद 22 क्या कहता है? तो अनुच्छेद 22 कहता है कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और डिस्टेंशन या निरोध से संरक्षण आपको दिया जाता है। अनुच्छेद 22 का एक आर्टिकल से सब क्लोज 1। ठीक है, अनुच्छेद का 22 एक क्या कहता है? सामान्य कानून के मामले में आपको संरक्षण देता है। अनुच्छेद 22 दो की बात करेंगे तो ये आपको देखेंगे डिस्टेंस प्रिवेंटेटिव डिस्टेंशन निवारक निरोध कानून के मामले में आपको संरक्षण देता है। दोनों आर्टिकल्स को समझेंगे। तो 22(1) के तहत आपको कौन कौन सा अधिकार प्राप्त है? गिरफ्तारी के कारण जानने का अधिकार। अगर मान लीजिए आपको कोई गिरफ्तार करने कोई अथॉरिटी आते हैं, मतलब पुलिस वाला कोई भी गिरफ्तार करने आते हैं, तो आप उससे पूछ सकते हैं किस आधार पे आप हमको गिरफ्तार कर रहे हैं, कारण बता दीजिए। ठीक है, दूसरा क्या है? जी सर। वकील से परामर्श करके अपना बचाव करने का अधिकार। जैसे गिरफ्तार करने आएगा तो बोल सकते हैं ठीक है, हम अपना जो मेरा कानूनी अधिकार क्या है, मतलब से हम अपना वकील से परामर्श ले लेते हैं, मतलब हम अपने वकील को मतलब क्या कर दे, खबर कर दे से हमें गिरफ्तार किया गया है। ठीक है, दूसरी बात, जब गिरफ्तार कर लेगा वो व्यक्ति, तो उसको आवागमन या परिवहन में लगने वाले समय को छोड़कर 24 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश करना पड़ेगा। मतलब अगर मान लीजिए आपको 8 बजे रात में गिरफ्तार किया जाता है और थाना पहुंचने में आपको 2 घंटा लगता है, डेट मीन्स आप 10 बजे आप थाना पहुंचे। गिरफ्तारी का समय कब से काउंट किया जाएगा? जो थाना में जब उस नाम से आपका एफआईआर दर्ज किया जाएगा। ठीक है, जैसे 10 बजे आप थाना पहुंचते हो तो आपके नाम से एफआईआर दर्ज किया जाएगा, मतलब थाना के रजिस्टर में रजिस्टर्ड हो जाएगा। सर 10 बजे इस व्यक्ति को थाना में लाया गया, अब उसको 24 घंटा के अंदर में किसी भी तरह से मतलब क्या करें, न्यायालय में पेश कर देना है। लेकिन अगर मान लीजिए रविवार है, न्यायालय अगर छुट्टी पे है, तो इसमें थोड़ा सा मतलब वो है, ध्यान रखिएगा। लेकिन 24 घंटे के अंदर में मजिस्ट्रेट के समक्ष मतलब पेश किए जाने का अधिकार है। ठीक है, ध्यान में रखिए। अगर मान लीजिए मजिस्ट्रेट से अनुमति नहीं मिलने पे 24 घंटे के बाद रिहा होने पे का भी अधिकार है। ठीक है, अगर मजिस्ट्रेट अगर मान लीजिए किसी भी कारण से अनुमति जी अगर नहीं दे रहा है, हम अभी सुनवाई करने का पक्ष में नहीं है, तो ऐसे कंडीशन में 24 घंटे के बाद उसको रिहा कर दिया जाएगा। ठीक है, ये सारी प्रक्रिया जी अपनाई जाती है, जो कि 22 में जो है कुछ दशाओं में गिरफ्तारी के साथ संरक्षण की बात कही है, तो 22(1) में ये चीजें हैं। ठीक है, अब 22(2) में क्या देखेंगे? तो देखेंगे प्रिवेंटेटिव डिस्टेंशन निवारक निरोध कानून इसको कहते हैं। इसमें क्या क्या अधिकार प्राप्त है? तो गिरफ्तारी के कारण जानने का अधिकार इसमें भी है, लेकिन इसमें अपवाद क्या है? जनहित के विरुद्ध गिरफ्तारी के कारण तक खुलासा नहीं किया जाएगा। अब मतलब आपका मतलब गिरफ्तारी किसी इस आधार पे हुआ है, जैसे आप जनता के मतलब देश विरोधी, मतलब सोच सकते हैं आतंकवादी विरोधी गतिविधि में शामिल थे, या फिर मान लीजिए कुछ ऐसे काम में शामिल थे जिससे देश की एकता और अखंडता को मतलब चोट पहुंच रहा था, तो वैसे वजह से आपको जी नहीं सर। बताया जाए आपको क्यों गिरफ्तार किया गया है। डिस्टेंशन संबंधी आदेश के खिलाफ अपना बचाव करने का अधिकार इसमें भी है। ठीक है, वकील से सहायता ले सकते हैं। 3 महीने के बाद रिहा होने का अधिकार है। ठीक है, अब ऐसे कंडीशन में 3 महीना तक सरकार आपको चाहे तो डिस्टेंशन के तहत रख सकती है। जैसे कश्मीर में देखिएगा कुछ नेताओं को मतलब नजरबंद करके रखा गया था। ठीक है, नजरबंद करके सरकार जी अगर सर। चाहेगी तो आपको रख सकती है। जैसे बोल सकती है व्यक्ति जो है समाज के लिए ठीक नहीं है, तो ऐसे कंडीशन में आपको 3 महीना तक नजरबंद करके रख सकता है। ठीक है, अगर बात करेंगे इससे भी अधिक दिनों तक नजरबंद करके रखा जा सकता है, लेकिन इसके लिए एक कमेटी बैठेगी। ठीक है, एक सलाहकार बोर्ड बैठेगा। अगर वो अगर बोलता है ठीक है इसको और भी नजरबंद करने की अवधि को बढ़ा दिया जाए, तो हो सकता है 6 महीना साल भर भी किया जा सकता है। ठीक है, समझ गए ना? लेकिन जी मैक्सिमम सर। कितने महीने तक नजरबंद करके रखा जा सकता है? 3 महीने तीन तक। ठीक है, महीने आप देखेंगे जम्मू कश्मीर में बहुत सारे लोगों को रखा गया। महबूबा मुफ्ती को नजरबंद करके रखा गया था। फारूक अब्दुल्ला का बेटा कौन है, क्या नाम था, जो जम्मू कश्मीर का भूतपूर्व मुख्यमंत्री? ठीक है, उमर अब्दुल्ला को नजरबंद करके रखा गया था। अब बहुत सारे लोगों को नजरबंद करके रखा गया था, रीजन क्या था? तो मतलब इसी आधार पे। ठीक है, अगर मान लीजिए नजरबंद करने का 6 महीना तक अगर रखना चाहेगा, तो इसके लिए एक सलाहकार कमेटी बैठाया जाएगा। अगर वो अगर ऐसा सुझाव दे से नहीं, ये समाज के लिए मतलब ठीक नहीं है, इनको और भी अधिक समय तक नजरबंद करके रखना चाहिए, तो 3 महीने से ज्यादा भी समय मतलब हो सकता है। ठीक है, आप देखेंगे 22(1) जो है किसके लिए उपलब्ध है? तो देखेंगे शत्रु देश के नागरिक हो, कोई यह अधिकार उपलब्ध नहीं है।
ठीक है, ध्यान में रखेंगे। ये 22 का 1 के तहत जो भी अधिकार आपको मिलता है, ये शत्रु देश के नागरिक को यह अधिकार उपलब्ध नहीं। आप बोलेंगे सर शत्रु देश कौन है, तो पाकिस्तान हो गया, चीन हो गया, शत्रु देश के अंतर्गत ये काउंट किया जाता है। मित्र पड़ोसी देश कौन है, मित्र पड़ोसी देश में नेपाल हो जाएगा, भूटान हो जाएगा, ये सब हमारे मित्र देश है। ठीक है। प्रिवेंटिव डिस्टेंशन निवारक निरोध कानून के तहत गिरफ्तार के व्यक्ति के लिए उपलब्ध नहीं है। और मान लीजिए इसमें जो गिरफ्तार जो करेंगे किसी व्यक्ति को, अगर इस आधार पर अगर 22(2) के तहत अगर किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करते हैं तो यह अधिकार उनके लिए उपलब्ध नहीं होगा। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। अभी आप यहाँ पे देखेंगे ये जो अधिकार जो 22(2) किसके लिए उपलब्ध है, नागरिक के साथ साथ विदेशी दोनों के लिए मतलब ये अधिकार उपलब्ध है। अब यहाँ पे देखेंगे कुछ संसद के, ये सारे राइट्स किसके पास, संसद के पास है। ठीक है। निवारक निरोध के संबंध में विधायी शक्तियों का संवैधानिक विभाजन कैसे करते हैं उसको देखेंगे। तो सबसे पहले संसद के पास उपलब्ध विशेष अधिकारों में शामिल है रक्षा, विदेशी मामले, भारत की सुरक्षा, संसद के पास है। संसद और राज्य विधानमंडलों के पास उपलब्ध विशेष अधिकारों में शामिल है राज्य की सुरक्षा, लोक व्यवस्था को बनाए रखना, समुदाय के लिए आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति और सेवाओं को बनाए रखना, ये दोनों में आता है। लेकिन अगर रक्षा की बात करेंगे, विदेशी मामले की बात करेंगे, भारत की सुरक्षा की बात करेंगे, तो किसके पास आएगा, सेंट्रल के पास आएगा, संसद के पास होता है। ठीक है। लेकिन संसद और राज्य विधानमंडल के पास, दोनों के पास क्या आएगा, राज्य की सुरक्षा, लोक व्यवस्था को बनाए रखना, समुदाय के लिए आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति करना। मान लीजिए कोई ऐसा व्यक्ति है, वो व्यक्ति समाज में है लेकिन उसके रहने से समाज में, ठीक है, मतलब हो सकता है अराजकता का माहौल उत्पन्न हो जाए। ठीक है, भले उसने कोई जुर्म नहीं किया है लेकिन सरकार को लग रहा है कि ये व्यक्ति अगर मान लीजिए समाज में रहेगा तो इसके वजह से कुछ ऐसा माहौल उत्पन्न हो जाएगा आगे चल के, जिससे मतलब बहुत बड़ा दिक्कत हो सकता है। तो वैसे व्यक्ति को शक के आधार पे, ठीक है, बिना किसी मतलब गुनाह के आधार पे भी मतलब उसको मतलब नजरबंद करके रख सकती है। ठीक है, समझ गए ना। यस सर। इसको आपको ध्यान में रखना है। आप चलेंगे तो यहाँ पे 22 हो गया। ठीक है, 22 पढ़ा आप लोगों ने। ठीक है, आप चलेंगे 23 और 24 आर्टिकल्स। 23 और 24 आर्टिकल जो है शोषण के विरुद्ध के अधिकार है। क्या है, शोषण के विरुद्ध अधिकार जो है अनुच्छेद 23, अनुच्छेद 24 कहता है। अनुच्छेद 23 में क्या कहता है, तो मानव तस्करी और बलात् श्रम पे प्रतिबंध लगाया गया। अनुच्छेद 23 में क्या लगाया गया है, बलात् श्रम। बलात् श्रम दैट मीन्स कहने का मतलब है, और मानव तस्करी दोनों पे मतलब प्रतिबंध लगा दिया गया है। मतलब किसी भी व्यक्ति का व्यापार नहीं किया जा सकता है। जो ह्यूमन ट्रैफिक होता है ना, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, जैसे किसी किसी को बेच नहीं सकते। और बेचने में कोई महिला भी हो सकती है, कोई पुरुष भी हो सकता है, या फिर किसी ह्यूमन ऑर्गन्स का व्यापार नहीं कर सकते। ठीक है। अब ऐसा नहीं कि किसी का दिल निकाल के, ठीक है, क्या क्या बेच दिया जाता है, तो वो सब निकाल के बेच नहीं सकते। तो मानव तस्करी को पूरी तरीके से प्रतिबंध किया गया अनुच्छेद 23 में। अनुच्छेद 24 क्या जी कहते सर। हैं, कारखानों आदि में बच्चों को रोजगार में लगाने पे रोक लगाया गया है। ठीक है, मतलब यहाँ पे तो जनरली 14 वर्ष से जिसकी भी कम आयु है उसको किसी भी तरह के, ठीक है, किसी भी तरह के कार्य में नहीं लगा सकते कि बंधुआ मजदूरी उसको कहा जाएगा। और जो इसके लिए मतलब अगर कारखाना में काम करना पड़ता है तो 14 से प्लस कुछ एज है, देखना पड़ता है से मतलब खतरा वाला काम है कि किस प्रकार का काम है, तो आपको अनुच्छेद 24 में कहा गया है। आप देखेंगे 1923 में क्या क्या चीजों को प्रतिबंधित किया गया उसके बारे में देखेंगे। तो आप देखोगे 23 में क्या क्या चीजों को प्रतिबंधित किया गया, तो आप देखेंगे मानव तस्करी है, बेगारी या फिर बलात् श्रम पे। बेगारी क्या होता है, जैसे बेगारी होता है जैसे किसी, कहने का मतलब आप किसी से काम करवा रहे हो, ठीक है, और उसको पैसा नहीं दे रहे हो तो उसको उसको कहते वेतन हैं नहीं बेगारी मिल रहा। करवाना। ठीक है, उसी को बंधुआ मजदूरी कहते हैं। जैसे मान लीजिए बहुत साल पहले एक प्रथा विद्यमान थी, जैसे आपके पिताजी, किसी के पिताजी ने किसी से मतलब किसी जमींदार से ऋण लिया, पिताजी चले गए, ठीक है, पिताजी चले गए, जब तक पिताजी जीवित थे तब तक उस पैसा को चुकाने के लिए उनके यहाँ काम किया। इसके बदले में, ठीक है, जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति अगर उनके यहाँ काम कर रहा है तो उनको मंथली मिलना चाहिए ना, तो मंथली उनको नहीं मिल रहा था, लेकिन वो काम किए जा रहे थे, काम किए जा रहे थे। ठीक है, उनकी मृत्यु हो गई, उन्होंने जितना दिन काम किया उसके बारे में कुछ पैसा उनको नहीं मिला। और जो उनका जो कर्ज, जो पहले जो कर्ज जो था वो मतलब कर्ज हु का, मतलब पहले जितना था उतना ही अभी भी है। ठीक है, ना तो कमा है ना तो मतलब बढ़ा है। ठीक है, वही है, बढ़ ही रहा है, कम नहीं रहा है। अब उनकी मृत्यु हो गई तो अब उस काम को कौन करेगा, उसका बेटा करेगा। अब जब तक एक मुश्त कर्ज न चुका दीजिए तब तक काम करते रहेगा, इसको बेगारी बोलते हैं। इस प्रकार का कोई जी अन्य सर। बलात् श्रम, ठीक है, इसी प्रकार का कोई भी अन्य बलात् श्रम अगर होगा तो उस पे मतलब क्या किया, 23 के तहत प्रतिबंधित है। किसके लिए उपलब्ध है, तो नागरिक और गैर नागरिक दोनों के लिए उपलब्ध है। ठीक है, ये नागरिक को भी मिलेगा और जो नागरिक नहीं उनको भी मिलेगा। राज्य और निजी व्यक्ति के विरुद्ध व्यक्ति की रक्षा करता है। ये क्या करता है, राज्य के विरुद्ध। ठीक है, राज्य भी ऐसा काम नहीं करवा सकती है। मतलब राज्य आपको कोई नौकरी दे दे, ठीक है, बोलेंगे आपको नौकरी पे नियोजित कर लिया और उसके लिए आपको 2 साल से सैलरी नहीं दिया है,
ठीक है, तो ऐसा नहीं कर सकता, राज्य भी नहीं कर सकती है और कोई आपका निजी व्यक्ति भी नहीं कर सकता है। ठीक है, दोनों से मतलब क्या मिलता है, सुरक्षा आपको मिलता है। आप बोलेंगे लेकिन इसमें अपवाद क्या है, तो राज्य निम्नलिखित है, राज्य निम्नलिखित अनिवार्य सेवा के प्रावधानों को लागू कर सकता है, जैसे सैन्य सेवा। अब जैसे देश के ऊपर खतरा है, देश के ऊपर क्या है, देश के ऊपर खतरा है, अब ऐसे कंडीशन में क्या होगा, तब ऐसे कंडीशन में राज्य आपको क्या कहेगी, सिर्फ आइए, ठीक है, और देश का मतलब क्या कीजिए, सेवा कीजिए, और इसके बदले में आपको कुछ भी मिलेगा फिर नहीं भी मिलेगा। मतलब जब देश के ऊपर खतरा होगा तो ऐसे कंडीशन में देश की सेवा करने के लिए आपको मतलब बुलाया जाएगा। हो सकता है उसके बदले में पैसा मिले या फिर नहीं भी मिले। ठीक है, बहुत सारा ऐसा भी समाज सेवा, जैसे मान लीजिए भूकंप आ गया, भूकंप आ गया, मैन पावर कम पड़ रहा है, तो ऐसे कंडीशन में आपसे मतलब उम्मीद की जाती है सब, उस समय आप क्या रहेंगे, आप देश का मतलब क्या करेंगे, सेवा करेंगे। ठीक है, इसके लिए आप किसी भी तरह का पैसा का डिमांड नहीं कर सकते। ठीक है, तो इसको अपवाद में रखा गया है। अब इसके लिए कौन कौन कानून बनाया गया, सीधे सीधे रट रट लीजिए। मानव तस्करी को रोकने के लिए कुछ कानून बनाए, जैसे अनैतिक व्यापार अधिनियम 1956, अनैतिक व्यापार अधिनियम 1956। ठीक है, ध्यान रखें, इसमें मतलब वेश्यावृत्ति वगैरह कुछ बच्चों को बेच दिया जाता है, इन सब चीजों के लिए सबको रोक लगाया गया। बेगार श्रम पद्धति, जिसको बंधुआ मजदूर अधिनियम कहते थे, 1970 से इंदिरा गांधी की सरकार ने इसको प्रतिबंधित कर दिया, और कोई भी व्यक्ति अगर बंधुआ मजदूरी अगर करवाता है तो उनको इसके तहत मतलब जेल जाना पड़ेगा। किशोर न्याय बालकों को देखरेख के संरक्षण अधिनियम 2000 आता है, जिसके तहत किसी भी व्यक्ति का, आप देखिएगा बहुत जगह पे लिखा रहता है यहाँ पे मतलब बालकों से मतलब काम नहीं करवाया जाता, ये दुकान में किसी भी तरह का कोई भी मतलब बाल मजदूरी नहीं होता है। ठीक है, तो तीनों के तीनों एक्ट है, इसको ध्यान में रखिएगा। अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम 1956, बेगार श्रम पद्धति अगर बंधुआ मजदूरी अधिनियम 1976 इसको कहते हैं। किशोर न्याय बालकों की देखरेख संरक्षण का अधिनियम क्या है, 2000। ठीक है, आप चलेंगे यहाँ पे, मैंने आपको बताया अनुच्छेद 24, तो अनुच्छेद 24 क्या होता है, तो 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को रोजगार पे रखना मतलब क्या है, निषेध है, गैर कानूनी है। किसी भी बच्ची की उम्र अगर 14 वर्ष से कम है तो इसको किसी भी तरह के कार्य में नहीं लगा सकते हैं, न तो किसी कारखाने में लगा सकते हैं, न तो किसी खदान में लगा सकते हैं, न ही अन्य किसी खतरनाक रोजगार में बच्चों को कार्य पे लगा सकते हैं। ठीक है, किसके लिए उपलब्ध है, सभी बच्चों के लिए है, इसके लिए उनकी नागरिकता को ध्यान में नहीं रखा जाएगा। अब ये नहीं कोई बच्चा मतलब भारत में नेपाल का बच्चा तो उसे बंधुआ मजदूरी, सॉरी, उनसे मतलब बाल मजदूरी करवा सकते हैं। सबके लिए, नागरिक के लिए भी है और गैर नागरिक के लिए भी ये सेवा उपलब्ध है। अब बात क्या, हानि रहित या नैतिक कार्य के लिए कोई प्रतिबंध नहीं है। ठीक है, मतलब कोई हानि रहित है, मान लीजिए किसे पौधा लगाना है, ठीक है, पौधा लगाना, इन्वायरमेंट को प्रोटेक्टिव करने के लिए पौधा लगाना है। अब ऐसे कंडीशन में बच्चे को बोल दिया जैसे चलो सभी बच्चे आ जाओ, चलो सब पौधा लगाओ, ठीक है, तब इसको बाल मजदूरी या फिर बाल मजदूरी में इसको काउंट नहीं करेंगे, क्योंकि पौधा जी लगाने सर। में ये हानि रहित है, समाज के लिए है और नैतिक कार्य है। क्या करना है, नैतिक कार्य है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे, समझ गए ना। हम्म। अब बच्चा को ये नहीं बोल सकते चिमनी में जाके काम करो, चाय के दुकान पे जाके काम करो, तो ये सब मतलब ये बंधुआ मजदूरी हो गई। ठीक है, लेकिन हानि रहित जो समाज के लिए काम होगा तो कुछ काम मतलब उनसे करवाया जा सकता है। अब इनके लिए कौन कौन कानून बनाया गया है, तो बाल श्रम पे रोकने के लिए कुछ कानून, बाल श्रम प्रतिषेध और विनियम अधिनियम 1986 वाला कानून है। बाल श्रम को फिर एक 2016 में कानून आया है, बाल श्रम अधिनियम 1986 में संशोधन किया गया, और साथ में सभी व्यवसाय और प्रतिक्रियाओं में 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों के रोजगार पर मतलब प्रतिबंधित कर दिया गया है। ठीक है, कुछ जो खतरनाक काम होता है, जैसे मान लीजिए किसी मशीन के सामने काम करना है, फटाका का फैक्ट्री हो गया, तो इससे मतलब खतरनाक काम है, तो कुछ खतरनाक व्यवसाय और प्रतिक्रियाओं में किशोरों के 14 वर्ष से 18 वर्ष के रोजगारों को प्रतिबंधित किया गया है। मतलब 14 से लेकर 18 वर्ष तक भी मतलब नहीं करवा सकते, उनकी उम्र मतलब कितनी, 18+ होनी चाहिए। अब फटाका फैक्ट्री जी। है, बारूद का फैक्ट्री है, उसमें आप बच्चा को काम देने के लिए उनकी उम्र 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं से 14 वर्ष जी के सर। बाद मतलब क्या होगा, 14 वर्ष के बाद मतलब बाल मजदूरी नहीं माना जाएगा, तो 14-15 साल के बच्चों को काम दी नहीं, उनकी उम्र वहां पे काम करने के लिए कितनी होनी चाहिए, 18 वर्ष से मतलब क्या होनी चाहिए, अधिक होनी चाहिए। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। अब चलेंगे आगे, अब चलेंगे आगे, देखेंगे यहाँ पे धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। धर्म का स्वतंत्रता का अधिकार की बात करेंगे तो अनुच्छेद 25 से लेके, ठीक है, 28 तक आपको देखने को मिलता है धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, मिलता है ना। तो सबसे जी पहला जो सर। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार में सबसे पहला अनुच्छेद कौन है, 25 है। 25 क्या का, अंतःकरण की और धर्म को बिना किसी बाधा को मानने और उसे अपनाने और उनका प्रचार करने की स्वतंत्रता देता है। बिना किसी बाधा को आप क्या कर सकते हैं, धर्म को मतलब मान सकते हैं, अपने धर्म को मान सकते हैं, उसका प्रचार कर सकते हैं, इसके लिए आप स्वतंत्र हैं।
ठीक है, ध्यान में रखेंगे। आप अच्छा। मान लीजिए आप ईसाई धर्म से आते हैं, आप हिंदू धर्म से हैं, जो भी सनातन धर्म जनरली, तो अपने धर्म का आप प्रचार कर सकते हैं, लोगों को बता सकते हैं, आप पूजा करने के लिए हम्म। स्वतंत्र है, अपने धर्म से संबंधित स्थल को स्थापित कर सकते हैं। लेकिन आप किसी भी व्यक्ति को धर्म को अपनाने के लिए बाध्य नहीं कर सकते हैं, कन्वर्जन नहीं करवा सकते थे, तुम मेरा धर्म को अपना लो, ठीक है। जैसे ईसाई की बात करेंगे, ईसाई पे बहुत कन्वर्जन के आरोप लगे, इस्लाम पे भी लगते रहे, तो वो सब मतलब क्या है, ये मतलब गैर कानूनी होगा, ठीक है। मतलब आप अच्छी बात तो बता तो सकते हैं, लेकिन कन्वर्जन करने के लिए किसी भी व्यक्ति को मतलब क्या कर सकते हैं, बाध्य नहीं कर सकते हैं, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। अनुच्छेद 26 क्या कहता है, धार्मिक कार्यों का प्रबंधन की स्वतंत्रता देता है। अब धार्मिक कार्य करेंगे, जैसे मंदिर आपने बनाया, गुरुद्वारा बनाया, तो वहां पे प्रबंधन की आवश्यकता तो पड़ेगी ना, तो प्रबंधन करने के लिए इसमें आपका स्वतंत्रता है। अब यहाँ पे अनुच्छेद 26 क्या कहता है, धार्मिक कार्यों को प्रबंधन करने के लिए, ठीक है, यहाँ पे मतलब उस धर्म से संबंधित लोगों को हायर किया जा सकता है। यहाँ पे आपके समता का अधिकार का उल्लंघन नहीं किया जाएगा, क्योंकि नैतिक कार्य है। क्योंकि जो हमारे जो हिंदू धर्म से जो लोग बिलोंग करते हैं, तो जाहिर सी बात अपने मंदिर में वैसे लोगों को ही रखेंगे, ठीक है, जो कि हिंदू धर्म से संबंधित है। अब हिंदू धर्म के मंदिर में कोई ईसाई व्यक्ति को नहीं रखा जाएगा, क्योंकि दोनों का पूजा करने की पद्धति अलग है। तो आप यहाँ पे ये नहीं हम्म। कहेंगे सर आर्टिकल 14 कहता है से मतलब नियोजन में मतलब किसी भी तरह का मतलब जाति धर्म मूल वंश, ठीक, इसके आधार पर भेदभाव, धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। तो मतलब यहाँ पे मतलब भेदभाव नहीं माना जाएगा। आर्टिकल 26 धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता तो देता है, इसमें वो उसी धर्म से संबंधित व्यक्ति को कार्य करने के लिए रख सकता है, ठीक है। अनुच्छेद 27 क्या कहता है, तो किसी विशेष धर्म को बढ़ावा देने के लिए कर देने से मना करने की स्वतंत्रता है। किसी विशेष धर्म को बढ़ावा देने के लिए कर देने से मना करने की स्वतंत्रता जो है अनुच्छेद मतलब क्या करता है, 27 कहता है, 27। ठीक है, ध्यान रखिएगा। 28 क्या है, तो कुछ शिक्षा संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना में उपस्थित के बारे में स्वतंत्रता है। आप जैसे देखेंगे, जैसे जैसे अनुच्छेद 28 कहता है, तो किसी मतलब कुछ जो धार्मिक संस्थाएं, धार्मिक शिक्षण संस्थाएं जो है, वहां पे जैसे देखेंगे जो गवर्नमेंट के द्वारा जो आधारित जो शिक्षण संस्था जो होता है, वहां पे धार्मिक शिक्षा नहीं दे सकते हैं, ठीक है, क्योंकि वहां पे सभी हम्म। धर्म के लोग आते हैं। किसी सरकारी स्कूल में जाके क्रिश्चियनिटी के ऊपर लंबा चौड़ा लेक्चर देके बच्चों को इस बात से प्रभावित नहीं कर सकते थे तुम क्रिश्चियन धर्म में कन्वर्ट हो जाओ। लेकिन कुछ ऐसा मतलब हम्म। शिक्षण संस्था है जो कि उस धर्म से, जैसे मिशनरी का स्कूल हो गया, क्रिश्चियन स्कूल हो गया, ठीक है, तो वहां पे देखेंगे ईसा मसीह का प्रे होता है, तो अपने धर्म के बारे में बच्चों को बता सकते हैं। मदरसा हो गया, ठीक है, मुख्यतः मतलब क्या इस्लाम के लिए मदरसा। है, तो वहां पे वो बता सकता है, ठीक है। तो मुख्यतः उस धर्म से संबंधित जो संस्थाएं होगा, तो अपने धर्म से संबंधित शिक्षा को मतलब क्या कर सकता है, वह दे सकता है, बता ठीक है, सकते। ध्यान में रखेंगे। आप चलेंगे इसको डिटेल्स में पढ़ते हैं, अनुच्छेद 25 की बात करेंगे, तो अंतःकरण की स्वतंत्रता है, ठीक है। इसमें का आंतरिक स्वतंत्रता, ईश्वर के साथ जुड़ाव, धर्म को अबाध रूप से मानने का अधिकार है, धार्मिक विश्वास की घोषणा करना, ठीक है, आचरण का अधिकार है, पूजा अनुष्ठान समारोह आदि में मतलब आदि का नाम पूजा कर सकते हैं, समारोह कर सकते हैं, ठीक है, अनुष्ठान कर सकते हैं, इसके लिए किसी भी तरह का प्रतिबंधित नहीं है। अब आपको दुर्गा पूजा करने से कौन रोक सकता है, कोई नहीं रोक सकता है, क्योंकि आपका आर्टिकल 25 क्या है, आपको व्यक्ति को सर अंतःकरण अभी की स्वतंत्रता सर, देता है। अभी केरल में ना सर, जनगण गाने से एक स्कूल में ईसाई लोग मतलब बच्चे लोग ने मना किया था कि हम बिल्कुल, तो जनगण वो भी गा नहीं सकते बट खड़े वो हो सकते हैं। आर्टिकल्स 25 को उसका रक्षा करता है, क्योंकि उसके रिलीजन में मतलब कोई ना कोई ईसाई समुदाय का मतलब व्यक्ति है, ईसाई समुदाय के अंदर एक रिलीजन आता है, क्या नाम है रिलीजन का, नाम भूल रहा हूं, तो उस रिलीजन में यूनिवर्सल चीजों को मानने से इनकार करता है, मतलब ये रिलीजन यूनिवर्सल रिलीजन है, और किसी भी देश के कॉन्सेप्ट को, नेशनल एंथम को ये सब नहीं मानता। इसके लेकर बहुत पहले केस भी हुआ था, ठीक है, विजय वर्सेज स्टेट ऑफ केरल नाम का कोई केस था, ठीक है। उसने बोला से भाई साहब हमारा रिलीजन सिखाता है से हम यूनिवर्सल चीजों को मानते हैं, नेशन को कॉन्सेप्ट को नहीं मानते हैं, तो ऐसे कंडीशन में जना गना मना या फिर इन सब चीजों को हम नहीं करेंगे, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला ठीक है, अगर आपकी धार्मिक मान्यता अगर ये कहती है, तो आर्टिकल 25 क्या कहता है, धार्मिक मान्यता को अबाध करने की बात कहता है, तो आर्टिकल 25 के तहत उसको छूट दे दी गई थी। हालांकि उनको स्कूल से बर्खास्त कर दिया गया, उसी को लेकर सुप्रीम कोर्ट में चला गया से यहाँ पे धर्म का अंतःकरण की स्वतंत्रता का मेरा उल्लंघन हो रहा है, जब मेरा रिलीजन सिखाता ही नहीं, हम जनगणों को मतलब किसी यूनिवर्सल चीज में विश्वास करते हैं, नेशन के कॉन्सेप्ट को नहीं मानते हैं, ठीक है। अभी हाल फिलहाल में उसी रिलीजन से संबंधित केरल में बम विस्फोट हुआ था, ठीक है, अभी हाल फिलहाल में करंट का चर्चा है, जब मेंस क्लास में जब पढ़ाऊंगा तो उसको कनेक्ट कर दूंगा वहां से, ठीक है। ईसाई समुदाय का एक धर्म है वो, उसमें बोला ठीक गया है। कि मतलब गॉड का मतलब हम प्रार्थना में कर सकते हैं हाँ लेकिन किसी हाँ राष्ट्रगान को हम बिल्कुल नहीं गा बिल्कुल, हाँ बिल्कुल, हाँ उसमें है, ठीक है। आप देखेंगे किसके लिए उपलब्ध है यार अनुच्छेद 25,
नागरिकों के साथ साथ गैर नागरिकों को भी उपलब्ध है। ठीक है, जो नागरिक देश के उनके लिए भी है, जो गैर नागरिक है उनके लिए भी उपलब्ध है। ठीक है, इसमें जबरन धर्म परिवर्तित करने का अधिकार शामिल नहीं है, मैंने बता दिया। अगर मान लिया अपने धर्म के बारे में लोगों को बता सकते हैं, बट यू कांट कन्वर्ट, किसी भी लोगों को कन्वर्ट करने के लिए आप नहीं कह सकते हो। ठीक है, ध्यान में इसको जी रखेंगे, सर। तो इसको आपको ध्यान में रखना है। अपवाद क्या है? तो सार्वजनिक व्यवस्था, नैतिकता, स्वास्थ्य और मूल अधिकारों से संबंधित अन्य प्रावधान के अधीन राज्य को अनुमति है कि धार्मिक आचरण से जुड़ी किसी भी धार्मिक, वित्तीय या लौकिक क्रियाकलापों को विनियमित या प्रतिबंधित करे। ठीक है, अगर मान लीजिए धार्मिक क्रिया से जुड़ी मतलब कुछ ऐसी चीजें हैं, ठीक है, धार्मिक क्रियाओं से जुड़ी कुछ ऐसी चीजें हैं, लेकिन मान लीजिए उससे मतलब समाज में माहौल खराब होने की उत्पत्ति है, तो ऐसे कंडीशन में राज्य का राज्य का कर्तव्य होगा सो मतलब क्या करेगा, उसको प्रतिबंधित कर दे। ठीक है, उस पर मतलब रोक लगा दे। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। सामाजिक कल्याण और सुधार के लिए सार्वजनिक प्रकार की हिंदुओं की धार्मिक संस्थाओं को हिंदुओं के सभी वर्गों, अनुभागों, सिख, जैन, बौद्ध के लिए खोलना है। भाई हिंदू अगर हम कहेंगे तो हिंदू में केवल हिंदू नहीं होता है। ठीक है, पहले तो हिंदू धर्म नहीं, हमारा धर्म सनातन है। ठीक है, हम लोग सनातनी धर्म मानते हैं। ठीक है, अब हिंदू अगर कहेंगे तो इसमें जैन भी आ जाएगा, इसमें सिख भी आ जाएगा। ठीक है, इसमें मतलब क्या आ जाएगा, बौद्ध भी आ जाएगा। ये सभी के सभी हिंदू के अंतर्गत ही आएंगे। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। हिंदू धर्म के अंदर कौन कौन आ जाएगा, सिख आएगा, जैन आएगा, बौद्ध आएगा। ठीक है, ये तीनों के तीनों धर्म जो हिंदू धर्म के अंदर ही काउंट होता है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। तो सामाजिक कल्याण और सुधार के लिए सार्वजनिक प्रकार के हिंदुओं की धार्मिक संस्थाओं से जुड़ी हिंदुओं के सभी वर्ग, अनुभागों के लिए मतलब खोलना है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। ये सिख, जैन, बौद्ध, ठीक है, ये तीनों के तीनों हिंदू के अंतर्गत ही मतलब क्या होंगे, काउंट होंगे। अनुच्छेद 26 क्या कहता है, सभी धार्मिक संप्रदाय से उसका कोई अनुभाग, ठीक है, प्रत्येक धार्मिक संप्रदाय से किसी भी अनुभाग को निम्नलिखित अधिकार होंगे। क्या क्या अधिकार होगा भाई साहब, तो धार्मिक और धर्मार्थ उद्देश्यों के लिए संस्थानों की स्थापना प्रबंधन करने का अधिकार होगा। आपके धार्मिक उद्देश्य को पूरी पूर्ति करने के लिए आप क्या करोगे, ठीक है, अपने संस्था का स्थापना आप कर सकते हो, उसका प्रबंधन करने का आपके पास अधिकार होगा। अपने धर्म विषय कार्यों का प्रबंध करने का अधिकार होगा। चल और अचल संपत्ति के स्वामित्व एवं अर्जन करने का अधिकार होगा, जो कि आपके धर्म से संबंधित, जैसे मंदिरों में बहुत सारा सोना जमा है, बहुत सारा पैसा जमा है, तो सरकार उस पैसे को क्लेम नहीं कर सकती है। ठीक है, सरकार उस पैसा को क्लेम नहीं कर सकती, सरकार उस सोना को क्लेम नहीं कर सकती है, क्योंकि क्या धार्मिक मामला से जुड़ा लोगों का आस्था का विषय है। ठीक है, चल और अचल संपत्ति के स्वामित्व एवं अर्जन करने का अधिकार है। ऐसे संपत्ति को कानून के अनुसार प्रशासित करने का अधिकार। अब ऐसा संपत्ति जैसे मंदिर में 5 करोड़ का सोना जमा हो गया, अब उस पैसा को करे क्या, तो मंदिर के जो प्रशासक जो का दो धर्म से जो संबंधित जो लोग जो होगा, वही वो तय करेगी उसमें 5 करोड़ का क्या किया जाए। उस 5 करोड़ का लोगों के हित में अस्पताल बना दिया जाए, मंदिर के ऊपर खर्च किया जाए, या फिर किसी और उद्देश्य की पूर्ति के लिए किया जाए। ठीक है, जैसे आप जाएंगे पटना में तो महावीर कैंसर अस्पताल है, तो महावीर मंदिर के द्वारा ही मतलब सारी चीजों को मतलब देख रेख किया जाता है ना, ध्यान में इसको रखेंगे। उसके अपवाद में क्या है, लोक व्यवस्था, नैतिकता और स्वास्थ्य जो है इसका अपवाद है। तो ये आर्टिकल 26 आपको ध्यान में रखना है। सभी धार्मिक संप्रदाय और उसका कोई भी अनुभाग इसके अंतर्गत आता है। क्या है, तो सभी धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता जो है 26 में है। ठीक है, 27 चलेंगे। जी 27 में क्या है, तो किसी भी व्यक्ति को किसी विशेष धर्म या धार्मिक संप्रदाय को बढ़ावा देने के लिए किसी भी प्रकार का कर देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है। जी आप मतलब कोई व्यक्ति अगर मान लीजिए आप मतलब मान लीजिए आपसे कोई आके बोल रहा है ऐसे नहीं, जबरदस्ती तुम हमको मतलब क्या करो, मंदिर के निर्माण के लिए फिर मस्जिद के निर्माण के लिए 50,000 रुपया दो, ठीक है, तुमको देना ही पड़ेगा। तब किसी भी व्यक्ति को बाध्य नहीं कर सकते, क्योंकि उसका आस्था का विषय, उसका मन करेगा तो खुद ही दे देगा। तो किसी भी प्रकार का कर देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। पहला, सामान्य तौर पर वसूले गए करों का उपयोग ब्लैक मनी सभी से धर्मों को व्हाइट मनी बढ़ावा, हो सकता है ना सर। नहीं वो दूसरा तरीका है। ठीक है, अगर सामान्य तौर पर वसूले गए करों का उपयोग सभी धर्मों को बढ़ावा देने के लिए किया जा सकता है, किसी विशेष धर्म के लिए नहीं। ठीक है, राज्य अगर राज्य अगर चाहे तो किसी भी धर्म के साथ भेदभाव नहीं करेगी। ठीक है, सभी धर्मों को बढ़ावा देने के लिए किया है, न कि किसी विशेष धर्म के लिए। दूसरी बात, आप अगर मंदिरों में अगर आप पैसा अगर देते हैं या फिर किसी भी तरह का दान करते हैं, ठीक है, तो उसको किसी भी तरह का टैक्स नहीं होता है। ठीक है, अगर मान लीजिए आपकी आय 1,20,000 रुपया है, आप 1,20,000 रुपया पे गवर्नमेंट को टैक्स देते हो, लेकिन किसी वर्ष आपकी आय 1,50,000 रुपया हो गया, तो आपको टैक्स तो देना पड़ेगा 1,50,000 रुपया पे बाय द वे। लेकिन आप 30,000 रुपया अगर दान कर देते हो,
तो ये 30,000 रुपया आपको टैक्स नहीं लगेगा। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। तो पैसा जो दान किया जाता है, मंदिर मस्जिद चाहे जो भी हो, ठीक है, दान कर उस पे मतलब क्या होता है, टैक्स फ्री होता है और नहीं लगता है। ठीक है, मंदिरों को इनकम की बात करेंगे, मस्जिद को बहुत इनकम है, तो इन सब चीजों पे मतलब उनके आने वाले पैसों पे भी किसी भी प्रकार का कर नहीं लगता है। अब देखेंगे अनुच्छेद 28, धार्मिक शिक्षा में उपस्थित होने के बारे में स्वतंत्रता है। शैक्षणिक संस्थाओं की बात की करें तो पूरी तरह से राज्य द्वारा प्रतिबंधित संस्था, मतलब प्रबंधित, मतलब अगर बात करेंगे, अगर राज्य के द्वारा पूरी तरह से प्रबंधित संस्था, मतलब ऐसा संस्था जिसमें पूरी तरह से राज्य के द्वारा प्रबंधित है, पूरा फंड कौन दे रहा है, राज्य, सरकारी स्कूल, वहां पे अनुच्छेद 28 के तहत धार्मिक शिक्षा की अनुमति है कि नहीं, तो नहीं दे सकते हो। सरकारी स्कूल में आप धार्मिक शिक्षा नहीं दे सकते हो, क्योंकि वो सरकार के द्वारा मतलब क्या प्रबंधित है, सरकार ने पैसा लगाया है, उसके टीचर को पे सरकार करता है, उसकी भवन सरकार के द्वारा बनाया गया, आप नहीं दे सकते हैं। ठीक है, लेकिन मान लीजिए राज्य के द्वारा प्रशासित है, लेकिन किसी धर्मार्थ या फिर ट्रस्ट के तहत स्थापित किया जा सकता है, जैसे हम बोल सकते हैं स्वामी विवेकानंद ट्रस्ट। ठीक है, स्वामी विवेकानंद ट्रस्ट तो राज्य के द्वारा प्रशासित तो है, ठीक है, लेकिन क्या स्वामी विवेकानंद जी से संबंधित है, किसी विशेष प्रकार का ट्रस्ट है, तो वहां पे धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है। राज्य द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान स्वैच्छिक आधार पर उपस्थिति यानी सहमति अनिवार्य है। अब राज्य द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था जो होगा वहां पे धार्मिक शिक्षा दिया जा सकता है, स्वैच्छिक आधार पे होगी, लेकिन इसकी सहमति लेनी पड़ेगी। राज्य से वित्त प्राप्त करने वाली संस्था है, वैसी संस्था जो राज्य से वित्त प्राप्त करती है, पैसा उसको राज्य से मिलता है, तो स्वैच्छिक आधार पर उपस्थित है, यानी सहमति मतलब क्या होगी, अनिवार्य लेनी पड़ेगी, पूछना पड़ेगा। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। और बात करेंगे तो ये सारी चीजें होती है, शैक्षणिक संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा दिया जा सकता है कि नहीं दिया जा, मैटर करता है। अब कोई ऐसी शैक्षणिक संस्था है जो कि उसी धर्म से संबंधित, जैसे बोले मदरसा हो गया, ईसाई मिशनरी का कॉन्वेंट स्कूल हो गया, ठीक है, तो वहां पे दे सकते हैं आप। ठीक है, क्योंकि उसी धर्म से केवल आप बात करेंगे, हिंदू धर्म से बात करेंगे, हमारा जो हो गया गुरुकुल हो गया, क्या, तो गुरुकुल में हम धार्मिक शिक्षा दे सकते हैं। ठीक है, आरएसएस का स्कूल हो गया, ये दे सकते हैं, क्योंकि मतलब क्या है, मतलब ये मतलब क्या है, संस्था के द्वारा संचालित है, ट्रस्ट के द्वारा संचालित है, नहीं तो यहाँ पे लिखा ना राज्य द्वारा प्रशासित तो है, लेकिन किसी धर्माद या फिर ट्रस्ट के तहत संचालित है, तो यहाँ पे आप दे सकते हो। ठीक है, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार की बात करेंगे 29 में और 30 में। 29 में क्या है, तो अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण की बात कही गई है। अल्पसंख्यक वर्ग कौन है, अल्पसंख्यक वर्ग में इस्लाम धर्म को मानने वाले, सिख है, ईसाई है, पारसी है, यहूदी है, इनको अल्पसंख्यक वर्ग रखा गया है। अनुच्छेद 30 में क्या है, शिक्षण संस्थाओं की स्थापना प्रशासन करने अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार है। अल्पसंख्यक वर्ग अपने धर्म से संबंधित शिक्षण संस्था का निर्माण कर सकते हैं। जैसे अल्पसंख्यक वर्ग में इस्लाम को समझ लो, वो मदरसा बनवा सकता है, मदरसा में क्या कर सकता है, अपना धार्मिक शिक्षा दे सकता है। ईसाई भी कर सकता है। ठीक है, तो उनको अपने धार्मिक संस्थाओं की स्थापना एवं प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार शामिल है। अनुच्छेद 29 क्या क्या देता है, ध्यान में रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद 29 का एक कहता है से अर्घ लिखित संरक्षण करने के लिए व्यक्ति के अधिकारों को मान्यता देता है। संस्कृति, भाषा, लिपि इसमें आता है। जैसे बात करेंगे संस्कृति की बात करें, इस्लाम संस्कृति है। भाषा की बात करें, उर्दू उसकी भाषा हो गई। लिपि की बात करेंगे, लिपि उसकी अरबियन होगी, अरबी उसकी लिपि हो गई। ठीक है, ध्यान में। हमारी लिपि की बात, हमारी लिपि देवनागरी है। हमारी भाषा तो बहुत सारी हो सकती है। ठीक है, संस्कृति हमारा सनातन संस्कृति है। 29 का 2 क्या कह रहे हैं, राज्य द्वारा वित्तीय सहायता प्राप्त शिक्षण संस्था में प्रवेश के किसी भी नागरिक के साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव करने से राज्य प्रतिबंधित करता है। तो राज्य द्वारा वित्तीय सहायता प्राप्त जो शिक्षण संस्था होगा उसमें किसी भी व्यक्ति से किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं करेंगे। ठीक है, जैसे हमारा अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, कहने का तो मुस्लिम यूनिवर्सिटी है, तो क्या किसी ईसाई बच्चे को भी, हिंदू बच्चे को उसका नामांकन करने से इनकार कर दोगे क्या, नहीं करोगे, क्योंकि क्या राज्य के द्वारा संचालित है। लेकिन अगर मान लीजिए कि कलकत्ता मदरसा में, ठीक है, प्रतिबंधित किया जा सकता है, क्योंकि क्या है पूरी तरह धार्मिक चीजों के मतलब वो क्या स्थापित किया गया है। बात करें नोट में क्या है, तो भाषा के भेदभाव के आधार के रूप शामिल, माइक इनका इको कर रहा है।
ठीक है, ध्यान में रखेंगे। यहाँ पे क्या था, भाषा के को भेदभाव के आधार के रूप में शामिल किया गया है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। अनुच्छेद 29 दो मामलों में संरक्षण पाई, ये देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद 29 कहाँ पे संरक्षण देगा, केवल भाषाई और धार्मिक अल्पसंख्यक को, और कोई भी मैटर नहीं। अल्पसंख्यक कौन है, या तो भाषाई अल्पसंख्यक होंगे या फिर धार्मिक अल्पसंख्यक होंगे, और कोई धार्मिक अल्पसंख्यक अल्पसंख्यक। नहीं होगा। ठीक है, दो ही अल्पसंख्यक का दो ही आधार है भारतीय संविधान में। फर्स्ट वाज भाषाई, अदरवाइज धार्मिक। ठीक है, भाषाई और धार्मिक अल्पसंख्यक की बात कही गई है। ठीक है, इसको आपको ध्यान में रखेंगे। अब अल्पसंख्यक की जनसंख्या क्या होगा, इसका डिफिनेशन क्या है, कुछ तय नहीं किया गया, इसीलिए एक चीज बोला गया है, भाषाई अल्पसंख्यक और धार्मिक अल्पसंख्यक की बात की गई है। ठीक है, अब ये नहीं से 1 करोड़ से ज्यादा जनसंख्या कम रहेगा तो मतलब अल्पसंख्यक है, उससे ज्यादा हो जाएगा तो अल्पसंख्यक नहीं, ऐसा कोई कैटेगरी नहीं है। भाषाई होना चाहिए, धार्मिक होना चाहिए। ठीक है, इस अनुच्छेद का जी दायरा सर। बहुसंख्यकों के सब सही सभी वर्गों के लिए मतलब क्या है, उपलब्ध है। ठीक है, दूसरी बात ये किसके लिए उपलब्ध है, तो केवल भारतीय नागरिकों के लिए उपलब्ध है। ठीक है, अब कोई बाहर का व्यक्ति आकर ये नहीं कह सकता कि भारत में हम अल्पसंख्यक है, इस सारे चीजों का हम प्रयोग करेंगे, नहीं कर सकता है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। तो धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यक की बात हमारा संविधान कहता है। ठीक है, अनुच्छेद 29 क्या कहता है, क्या है अनुच्छेद 29, तो अल्पसंख्यक वर्गों का हितों का संरक्षण करने की बात करती है। ठीक है, और केवल यह है। ठीक है, मैं पहले भी बता चुका हूं, 15, 16, 19, 29, 30, ये कौन से आर्टिकल्स है, विच टाइप ऑफ आर्टिकल्स, कौन सा आर्टिकल्स है ये, एक ऐसे आर्टिकल्स है जो केवल केवल भारतीयों को भारतीय। प्राप्त है, विदेशी के प्राप्त ये आर्टिकल्स नहीं है। रट लीजिए, 15, 16, 19, 29, 30। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। एक का गैप है, एक का गैप है, अब बीच में 19 आ जाता है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। 15, 16, 19, 29, 30 ये एक ऐसे आर्टिकल्स है जो केवल भारतीयों को ही प्राप्त है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे चलेंगे। अनुच्छेद 29 आपको पढ़ा दिया, अनुच्छेद 30 पढ़ाऊंगा। उससे पहले सभी लोग होमवर्क बीपीएससी रेजुलेशन के नाम से चैनल का लिंक होगा मेन ग्रुप में, आप उसको ज्वाइन कर लीजिए। क्लास रिलेटेड सारी जानकारी आपको मिलते रहेगी वहां पे, और बहुत बेहतर तरीके से यहाँ पे क्लास करवाई जाती है। बीपीएससी को लेकर खास करके स्टेट पीसीएस, कोई भी स्टेट पीसीएस आपको देना है तो बहुत बेहतरीन ढंग से आपको स्टेट पीसीएस का इंटायर सिलेबस को कवर करवाया जाता है। लेकिन रीजनल चीजों को कवर नहीं करवाया जाए, जैसे कोई यूपी पीसीएस के होंगे तो यूपी के सिलेबस को, रीजनल चीज को, यूपी का जीके वगैरह नहीं होगा। बाकी लगभग ओवरऑल सिलेबस आपको करवाया जाता है पीटी और मेंस का। ठीक है, पेड ग्रुप भी है, इंफॉर्मेशन ग्रुप में आप ज्वाइन कर सकते हैं। अब आते हैं अनुच्छेद 30 में। अनुच्छेद 30 क्या कहता है, अनुच्छेद 30 कहता है, अनुच्छेद 30 अल्पसंख्यकों का धार्मिक या भाषाई। ठीक है, मैंने पहले बताया किस प्रकार का अल्पसंख्यक की बात भारतीय संविधान कहता है, तो धार्मिक और धार्मिक और भाषाई भाषा। अल्पसंख्यक को अधिकार प्रदान करता है। अब देखेंगे भारत क्या है, विस्तृत बहुत बड़ा देश है, तो यहाँ पे अल्पसंख्यक वर्ग जो थे, अभी भले ही किसी की जनसंख्या अधिक कम हो सकती है, लेकिन उस समय भारत में, ठीक है, अगर उनको अधिकार अगर नहीं देते तो उनका संरक्षण करना बहुत अधिक जरूरी था। ठीक है, जैसे मान लीजिए क्या होता है ना, देखिएगा माए जो होती है, क्या होता है, गार्जियन जो होता है, देखिए मतलब 4 बच्चे हैं, उसमें से जो एक बच्चा जो कमजोर होता है तो उसको ज्यादा प्यार, उसको ज्यादा मतलब इमोशन, मतलब उनसे ज्यादा जुड़ा होता है। उसी तरीके से जो धार्मिक संरक्षण की जो अल्पसंख्यक जो थे उनको धार्मिक या भाषाई अधिकार पे उनको बहुत सारे अधिकार प्रदान किए गए ताकि उनका संरक्षण हो सके। अपनी पसंद के शिक्षण संस्थाओं की स्थापना या उनका प्रशासन करने का अधिकार है 30 के तहत। राज्य द्वारा संपत्ति का अधिग्रहण करने के मामले में पर्याप्त मुआवजा पाने का अधिकार है। अगर मान लीजिए राज्य इनके संपत्ति का अधिग्रहण कर लेता है तो ऐसे कंडीशन में पर्याप्त उनको मुआवजा दे भी देगी राज्य। ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ये आउट कहीं नहीं हो रहा है, ध्यान में इसको रखेंगे। उसके बाद अंतिम क्या है, राज्य और अल्पसंख्यक वर्ग के शिक्षण संस्थाओं का सहायता प्रदान करते के समय भेदभाव नहीं किया जाएगा। अब शिक्षण संस्थाओं में मान लीजिए कोई ऐसे शिक्षण संस्था है, जैसे मदरसा क्या है, मदरसा बोल सकते हैं कि धार्मिक शिक्षण संस्था है, कहने में कोई दो हर्ज नहीं है, लेकिन राज्य उसको फंड करती है कि नहीं करती है। ऐसी किसी क्रिश्चियन का क्रिश्चियन में कि शिक्षण संस्था होगा, किसी हिंदू का होगा, किसी पारसी का होगा, ऐसे कंडीशन में राज्य किसी भी तरह का भेदभाव नहीं करेगी। ठीक है, तो अनुच्छेद 30 सिंपल शब्दों में अल्पसंख्यक को अधिकार प्रदान करता है। हमारे समाज में अल्पसंख्यकों को डिफाइन करने के लिए धार्मिक या भाषाई आधार पर अल्पसंख्यकों को डिफाइन किया गया है। बार बार बोल रहा हूँ, एग्जाम में प्रश्न भी आता है, इसको सभी लोग क्या कीजिए, याद कर लीजिए। अनुच्छेद 30 क्या कहता है, तो केवल अल्पसंख्यक धार्मिक या भाषाई तक सीमित, जबकि अनुच्छेद 29 का विस्तार सभी वर्गों तक है।
अनुच्छेद 30 की बात करेंगे तो भाषाई अल्पसंख्यक फिर धार्मिक अल्पसंख्यक की बात करता है, जबकि अनुच्छेद 29 का विस्तार सभी वर्गों तक है। ठीक है, संविधान में कहीं भी, जो बात मैंने पहले बताया, अल्पसंख्यक शब्द को कहीं भी परिभाषित नहीं किया गया। कौन सा व्यक्ति अल्पसंख्यक होगा, क्या इसकी क्राइटेरिया होगी, तो अल्पसंख्यक शब्द को संविधान में कहीं भी परिभाषित नहीं किया गया है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। आप चलते अनुच्छेद 32। अनुच्छेद 32 क्या कहता है, सबसे बाहुबली आर्टिकल्स है। ठीक है, अनुच्छेद 32 कहता है, क्या कहता है अनुच्छेद 32, संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। अंबेडकर साहब ने अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा और हृदय बताया है। ठीक है, एग्जाम में पूछता पूछता भी है, अंबेडकर साहब ने संविधान के किस भाग को, किस अनुच्छेद को, ठीक है, संविधान की आत्मा और हृदय बताया, तो ध्यान में रखेंगे किसे बताया है, तो आपको ध्यान में रखना है अनुच्छेद 32 को। उच्चतम न्यायालय की बात करेंगे तो संविधान की एक मूल विशेषता, इसे संवैधानिक संशोधन के माध्यम से हटाया नहीं जा सकता है। अनुच्छेद 32 को संवैधानिक संशोधन के अधिकार पे आप इसको हटा नहीं सकते हो। एक ऐसी मतलब ये विशेषता है जो कि मतलब मूल विशेषता है। कुछ ही आर्टिकल्स मूल आर्टिकल्स होते हैं जिसको मतलब संशोधन नहीं किया जाता। अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 32, ये सब बाहुबली है। इससे जो टकराएगा समझ ही रहे क्या हो जाएगा उसका। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स है, इसको संवैधानिक संशोधन के माध्यम से इसमें फेरबदल नहीं किया जा सकता है। ठीक है, चलिए फंडामेंटल, सॉरी, इसको बेसिक आर्टिकल्स भी इसको कह सकते हैं। अब यहाँ पे देखेंगे इसमें निम्नलिखित कौन कौन से प्रावधान शामिल है अनुच्छेद 32 में। मूल अधिकारों को लागू करने के लिए उच्चतम न्यायालय जाने का अधिकार है। अगर अनुच्छेद आपका मूल अधिकारों का आपका उल्लंघन होता है तो ऐसे कंडीशन में आप उच्चतम न्यायालय जा सकते हो, इसी आर्टिकल्स को आधार बना के। डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट, इधर उधर नहीं, डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट। हालांकि आप हाईकोर्ट भी जा सकते हो, लेकिन सुप्रीम कोर्ट मैक्सिमम आप जा सकते हैं। ठीक है, उच्चतम न्यायालय के पास मूल अधिकारों को लागू करने के निर्देश या आदेश या रीट जारी करने की शक्ति होगी। मान लीजिए आपका मूल अधिकारों का हनन हो रहा है, तो ऐसे कंडीशन में सुप्रीम कोर्ट आपके मूल अधिकारों को लागू करने के लिए रीट जारी करेगी, जो कि रीट हम लोग आगे पढ़ेंगे। 5 प्रकार का रीट जारी करने का अधिकार होगा। ठीक है, संसद किसी अन्य न्यायालय को निर्देश, आदेश या रीट जारी करने का अधिकार दे सकती है। संसद किसी अन्य न्यायालय को निर्देश, आदेश या रीट जारी करने का निर्देश भी दे सकते हैं। नोट, उच्चतम न्यायालय को प्रदान उपयुक्त शक्तियों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना ही ऐसा किया जा सकता है। किसी अन्य न्यायालय में उच्च न्यायालय शामिल नहीं है, क्योंकि उच्च न्यायालय के रीट के लिए 226 है। आप क्या आप बोलोगे सर जिला सत्र न्यायालय रीट जारी कर सकती है क्या? कर सकती है, लेकिन इसको आदेश लेना पड़ेगा, किससे? संसद से। लेकिन संसद सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को आदेश नहीं दे सकती है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के लिए आर्टिकल्स 32, हाई कोर्ट के लिए 226 अलग से लागू है ही। लेकिन जिला सत्र न्यायालय के लिए कोई ऐसा आर्टिकल संविधान में नहीं किया गया, तो जिला सत्र न्यायालय को आदेश दिया जाएगा तो रीट जारी करने की शक्ति उसके पास भी आ जाएगी। संविधान के द्वारा किए गए प्रावधान के सिवाय उच्चतम न्यायालय में जाने के अधिकार को निलंबित नहीं किया जा सकता है। संविधान के द्वारा किए गए प्रावधान के सिवाय उच्चतम न्यायालय में जाने के अधिकार को निलंबित नहीं किया जा सकता है किसी भी व्यक्ति से। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। अब आगे चलेंगे तो क्या है, तो उच्चतम न्यायालय उच्च न्यायालय में क्रमशः 32 और 226 के तहत विभिन्न प्रकार के रीट जारी करते हैं। दो न्यायालय के पास रीट जारी करने का अधिकार है। सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 32, हाई कोर्ट आर्टिकल्स 226। सीधा सीधा प्रश्न पूछा भी जाता है, सुप्रीम कोर्ट वाला सबको याद आता है, हाई कोर्ट वाले में कुछ लोग गड़बड़ा जाते हैं, तो आपको ध्यान में रखेगा हाई कोर्ट के पास रीट जारी करने का अधिकार है। अनुच्छेद 226 का प्रयोग करके हाई कोर्ट भी रीट जारी कर सकती है। दोनों न्यायालय के पास 5 प्रकार के रीट जारी करने का अधिकार है। कहीं कहीं पे 6 प्रकार का भी दिया रहता है, जो 6वां रीट कुछ लोग इंजेक्शन को काउंट करवा देते हैं, बट नहीं, लक्ष्मीकांत में भी नहीं लिखा हुआ, मैं भी नहीं पढ़ाऊंगा। ठीक है, चलिए पहला रीट जो है हेबियस कॉर्पस, जिसको बोलते हैं बंदी प्रत्यक्षीकरण। व्यक्ति को न्यायालय के सामने पेश किया जाना चाहिए। किसी भी व्यक्ति को आप गिरफ्तार करते हैं, किसी भी व्यक्ति को जब आप गिरफ्तार करेंगे तो एक समय के बाद उसको न्यायालय में पेश करने की आपको करना ही पड़ेगा। जैसा कि मैंने बताया 24 घंटा के अंदर में, ठीक है, किसी भी व्यक्ति को न्यायालय में आपको पेश करना पड़ेगा। ठीक है, किसी भी व्यक्ति को आप कैद करके नहीं रह सकते, उसका कानूनी अधिकार, तो उनका फंडामेंटल मौलिक अधिकार का उसका क्या होगा, उल्लंघन होगा। ठीक है, इसके तहत उच्चतम न्यायालय उच्च न्यायालय द्वारा किसी भी व्यक्ति को जिसे हिरासत में लिया गया हो, किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है या कैद करके रखा गया, उसे शारीरिक रूप से न्यायालय के सामने पेश करने का निर्देश दिया जा सकता है। शारीरिक रूप से मतलब आदमी ठीक ठाक होना चाहिए,
उसका कहानी समाप्त नहीं होना जी चाहिए। सर। दैट मीन्स आप उसको शारीरिक रूप से मतलब जैसा था उसी तरीके से आप उसको न्यायालय में, अगर मान लीजिए आपने उसके साथ मारपीट की है, उस पे आपने 3rd डिग्री टॉर्चर किया, तो फिर न्यायालय आपका कहानी वहां पे अच्छे से क्लास लगा देगा। इसीलिए देखिएगा थाने वगैरह में पिटाई वगैरह भी किया जाता है, हिसाब से किया जाता है, ताकि कोर्ट में जब उसको प्रेजेंट करे तो उसकी स्थिति ठीक ठाक दिखे। ठीक है, ऐसा नहीं कि वो सब कुछ सामने दिखने इसको बहुत मार के लाया गया है। ठीक है, तो उसको सशरीर क्या कहते हैं, उसको सशरीर, ऐसा नहीं कि हाथ कहीं है पैर कहीं से तोड़ दिए, ऐसे कंडीशन में नहीं। इसलिए बोला गया है 32 का फर्स्ट जो बंदी प्रत्यक्षीकरण सशरीर उपस्थित करना है। तब पश्चात न्यायालय द्वारा उसको कैद करने के कारणों की जांच की जाएगी। तब न्यायालय बोलेगा भाई साहब बताओ क्यों कैद किया। अगर न्यायालय को लगेगा इसका कैद करने का कोई आधार नहीं है, कोई कानूनी अधिकार नहीं, न्यायालय उसको स्वतः छोड़ने का राइट दिया जाएगा। अभी कुछ दिन पहले एक वकील को गिरफ्तार किया गया था। कौन सा वकील था, इसका अल्ट न्यूज का कोई वकील था। ठीक है, उसको गिरफ्तार किया गया था। उसको गिरफ्तार किया गया, न्यायालय में पेश किया गया, न्यायालय बोला छोड़ दो, छोड़ दिया गया। अगर आप सही वाजिब कारण नहीं बताएंगे उसको गिरफ्तार करने को, तो न्यायालय उसी तरह उसी समय आपको छोड़ने का अधिकार मतलब जारी करेगी। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। दूसरी बात, किसके विरुद्ध इसको जारी करेंगे, तो इसे सार्वजनिक परिधिकारों के साथ साथ निजी व्यक्तियों के विरुद्ध भी मतलब जारी किया जा सकता है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। परमादेश, परमादेश का मतलब क्या होता है, परमादेश मतलब क्या, परम आदेश। ठीक है, हमारे मतलब क्या करते हैं हम, मतलब क्या कर देते हैं, आदेश देते हैं। ठीक है, मतलब परम आदेश कौन दे सकता है, सुप्रीम कोर्ट दे सकता है, सर्वासर्वी है। ठीक है, मतलब क्या करेगा, आदेश देगा। जी सर। इसके तहत उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय के किसी व्यक्ति, निगम, कंपनी, निचली अदालत, सार्वजनिक प्राधिकरण या राज्य प्राधिकरण को अपने निर्धारित कर्तव्यों का निभाने का आदेश देता है। मतलब मान लीजिए कोई संस्था है, राज्य का कोई संस्था है। ठीक है, जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति भी हो सकता है, व्यक्ति के खिलाफ भी किया जा सकता है, निगम के खिलाफ भी किया जा सकता है, निचली अदालत हाई कोर्ट हो गया, उसके नीचे अधीनस्थ न्यायालय हो गया, या फिर मतलब सार्वजनिक प्राधिकरण हो गया। ठीक है, कोई एजेंसी होगा गवर्नमेंट का, ये अगर अपने कर्तव्य को अगर नहीं निभा रहा है तो सुप्रीम कोर्ट आदेश देगी से आप अपने कर्तव्य से विमुख हो रहे हैं। ठीक है, ऐसे कंडीशन में क्या कीजिए, आप क्या कीजिए, अपने आदेश पे मतलब क्या, सॉरी, अपने मतलब कर्तव्य को मतलब निभाइए। इसके लिए मतलब क्या किया जाएगा, आदेश जारी किया जाएगा। नोट, इसे किसी निजी व्यक्ति, निकाय, संविधात्मक दायित्व को लागू करने के लिए राष्ट्रपति या राज्यपाल के विरुद्ध और अपनी न्यायिक क्षमता के कार्य करने वाले उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीश के विरुद्ध जारी नहीं किया जा सकता है। आप बोलेंगे परमादेश, न्यायालय परमादेश राष्ट्रपति, राज्यपाल के खिलाफ जारी नहीं कर सकती है, या फिर अपनी न्यायिक क्षमता में कार्य करें उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के विरुद्ध जारी नहीं किया जा सकता है। अगर एग्जाम में प्रश्न आ जाएगा परमादेश किसके खिलाफ नहीं जारी किया जा सकता, तो बोलेगा भाई साहब राष्ट्रपति, राज्यपाल और मुख्य न्यायाधीश की बात करेंगे, जो कि मतलब हाई कोर्ट में किसी मुद्दा बोलेंगे से चलो परमादेश जारी करते हैं पटना हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के खिलाफ, तो पॉसिबल नहीं है, नहीं जारी होगा। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। तो ये क्या है, अपवाद है। आर्टिकल 14 में समानता का अधिकार में भी मैंने अपवाद आपको बताया था, राष्ट्रपति, राज्यपाल, दो वरीय अधिकारी जो समानता का अधिकार का अपवाद में आते हैं, है ना। उसी तरीके से परमादेश की बात करेंगे तो इसमें 3 तरह का अपवाद है, राष्ट्रपति, राज्यपाल और मुख्य न्यायाधीश को सुप्रीम कोर्ट परमादेश जारी नहीं करेगी। प्रतिषेध, प्रतिषेध का मतलब क्या होता है, प्रोहिबिशन मतलब रोकना। आप देखेंगे इससे उच्चतर न्यायालय द्वारा निचली अदालतों या अधिकरण, ट्रिब्यूनल को जारी किया जा सकता है कि वो अपने अधिकार क्षेत्र का उल्लंघन न करे, अपने अधिकार क्षेत्र उस न्यायिक क्षेत्र में कार्य करे। कभी कभी क्या होता है, कुछ संस्थाएं जो होती है वो अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर भी मतलब काम करने लगती है, तो सुप्रीम कोर्ट क्या करेगी, सुप्रीम कोर्ट उच्चतम न्यायालय हाई कोर्ट के विरुद्ध जारी कर सकती है, हाई कोर्ट अधीनस्थ न्यायालय के विरुद्ध जारी कर सकते हैं। फिर ट्रिब्यूनल, ट्रिब्यूनल की बात करेंगे। ठीक है, ट्रिब्यूनल बहुत सारा होता है, जैसे एनजीटी की बात, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। ठीक है, क्या तो प्रकृति के पर्यावरण की चीजों को देखती है। उसी तरह का कोई दूसरा ट्रिब्यूनल, जैसे नदी को लेकर ट्रिब्यूनल बन सकता है, बहुत सारी चीजों के लेकर ट्रिब्यूनल बन सकता है, उसके खिलाफ भी जारी किया जा सकता है। आप अपने अधिकार क्षेत्र में रह के काम करें, आप अधिकार क्षेत्र का उल्लंघन न करें, मतलब आपका जो न्यायिक कार्य है उसी कार्य में रहकर काम करें। तो प्रतिषेध मतलब मना करना, कोई व्यक्ति अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर निकलकर काम करेगा तो वैसे कंडीशन में सुप्रीम कोर्ट प्रतिषेध नामक रीट को जारी करेगी। ठीक है, दूसरी बात, इससे केवल न्यायिक या अर्ध न्यायिक प्राधिकरण के विरुद्ध ही जारी किया जा सकता है। अब जो प्राधिकरण जो न्यायिक कार्य करेगी या फिर अर्ध न्यायिक कार्य करेगी उसी के विरुद्ध मतलब इसको जारी किया जा सकता है। अंतिम में क्या, उत्प्रेषण,
ठीक है, प्रमाणित किया जाना या सूचित किया जाना, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, समझिएगा। इसे उच्चतम न्यायालय द्वारा निचली अदालतों या अधिकरणों को या तो उनके पास लंबित मामले अपने पास हस्तांतरित करने के मामले उसके आदेश को रद्द करने के लिए जारी किया जा सकता है। अब मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट मतलब बोलेगी हाई कोर्ट को, सुनो, तुम्हारे पास जो बहुत वर्षों से जो केस सब जो पड़ा हुआ है हमको ट्रांसफर करो, हम देखेंगे उसको, ठीक है। तो हाई कोर्ट क्या करेगी, सुप्रीम कोर्ट को बात को देखते हुए जितने भी केसेस वगैरह होगा जो उनको ट्रांसफर कर देंगे, ठीक है। या फिर हाई कोर्ट किसी भी तरह का फैसला सुना चुका तो उसने फैसला को रद्द करने के लिए भी मतलब जारी किया जा सकता है इस आदेश को, से हम आदेश देते हैं इस फैसला को रद्द कर दिया जाए, ठीक है, ध्यान में। या फिर कोई लंबित मामला को अपने पास बहुत पहले से कोई लंबित मामला तो उसके पास भी अपने हस्तांतरित किया जा सकता है। ये क्या था, उत्प्रेषण होता है। इसे विधायी निकाय के और निजी व्यक्तियों निकायों के विरुद्ध भी, सॉरी, यह ध्यान में रखेगा, इसे विधायी निकायों और निजी व्यक्तियों या निकायों के विरुद्ध जारी नहीं किया जा सकता, जबकि ऊपर वाला जारी किया जा सकता है, ठीक है। चलिए, विधायी निकाय और निजी व्यक्तियों निकायों के विरुद्ध जारी नहीं किया जा सकता, इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखिएगा। उसके बाद क्या आता है, अधिकार परीक्षा। अधिकार परीक्षा कुरांटो क्यू वारंटो जो होता है किस अधिकार से, मतलब किस अधिकार से इस कार्य को कर रहे हैं, ठीक है। तो इसके लेकर जो बात जो आएगी, कौन सी बात आएगी, तो सबसे इसे न्यायालय द्वारा सार्वजनिक पद के संबंध में किसी व्यक्ति के दावे की वैधता के जांच करने के लिए किया जा सकता है। इसीलिए किसी व्यक्ति को सार्वजनिक पद पे अवैध रूप से बने रहने से रोकता है। मान लीजिए कोई व्यक्ति क्लर्क है, कोई व्यक्ति क्या है, क्लर्क है, ठीक है। क्लर्क है, मान लीजिए एक दिन बाद मान लीजिए कोई व्यक्ति ना क्लर्क है, एक दिन सीओ साहब नहीं है, अब सीओ साहब नहीं है तो सीओ साहब का सारा काम करने लगा, ठीक है, तो गलत है ना। मतलब उनसे पूछा जाएगा तो भाई साहब किस अधिकार से कार्य को मतलब कर रहे हो, ठीक है। तो ऐसे कंडीशन में अधिकार परीक्षा जारी किया जाता है, साहब बताओ साहब किस अधिकार से इस कार्य को कर रहे हो। इसे मंत्री स्तरीय कार्यालय या फिर निजी कार्यालय के मामले को जारी नहीं किया जा सकता है। अब निजी कार्यालय को हो गया, कोई मान लीजिए कि टाटा के टीसीएस ऑफिस में काम करता है, वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर के रूप में काम लगा है, लेकिन मान लीजिए कोई एम्प्लॉय नहीं आता है तो एक दिन मतलब चलो उसको मान लीजिए उसको मतलब ना एचआर के काम पे दे दिया जाता है, तो अब ये नहीं पूछेंगे से भाई साहब यहाँ पे अधिकार परीक्षा जारी कर किस अधिकार से एचआर के तौर पे मतलब काम कर रहा है, तो यहाँ पे ये चीजें नहीं होगी, ठीक है, ध्यान रखिए। तो निजी जो कार्यालय जो होता है, जो प्राइवेट ऑफिस जो होता है, अब प्रधानमंत्री सॉरी मंत्री स्तरीय कार्यालय के खिलाफ नहीं जारी कर सकते हैं, ठीक है। इसीलिए आप देखोगे मंत्री को 1 2 3 4 भी पद मतलब दे दिया जाता है, ठीक है। तो मंत्री स्तरीय कार्यालय और निजी कार्यालय के मामले में जाए तो एग्जाम में जो डिटेल्स पढ़ोगे ना आप, ठीक है, अच्छे एग्जाम दीजिएगा, यूपीएससी बीपीएससी का दीजिएगा तो उसमें अपवाद पूछा जाता है। अधिकार परीक्षा का अपवाद क्या है, तो मंत्री स्तरीय कार्यालय या फिर निजी कार्यालय के विरुद्ध ये जारी नहीं होता है, पहला अपवाद। उत्प्रेषण का अपवाद क्या है, तो इसे विधायी निकाय और निजी व्यक्तियों और निकायों के विरुद्ध जारी नहीं किया जा सकता है। प्रतिषेध का अपवाद क्या है, तो इसे केवल न्यायिक और अन्यायिक प्राधिकरणों के विरुद्ध ही जारी किया जा सकता है, ठीक है। उसके बाद हम आदेश देते, इसका अपवाद क्या है, तो इसमें मतलब राष्ट्रपति, राज्यपाल साहब, हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश नहीं आएंगे। बंदी प्रत्यक्षीकरण का क्या है, तो इसे सार्वजनिक प्राधिकरण के साथ साथ निजी व्यक्ति दोनों के विरुद्ध मतलब जारी किया जा सकता है, तो ये ध्यान रखिएगा, ये सब इंपॉर्टेंट है, इनसे पूछे जाते हैं। आप देखेंगे अनुच्छेद 32 से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदु, या अनुच्छेद 32 के उत्कर्ष के बारे में हम लोग जानेंगे। क्या, तो उच्चतम न्यायालय के नागरिकों के मूल अधिकारों के संरक्षण को गारंटर बनाया गया है। तो उच्चतम न्यायालय को नागरिकों के मूल अधिकारों का संरक्षक, मूल अधिकारों का संरक्षक कौन, सुप्रीम कोर्ट। मूल अधिकारों के गार्जियन, संविधान का व्याख्या करने का अंतिम अधिकार किसके पास, सुप्रीम कोर्ट। संविधान का गार्जियन कौन, सुप्रीम कोर्ट। उच्चतम न्यायालय की शक्ति मौलिक और व्यापक है लेकिन अन्यन्य नहीं है, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट के पास ये शक्ति क्या है, मौलिक है, व्यापक है, लेकिन एकदम असीमित नहीं है। सुप्रीम कोर्ट भी इसको लेकर एकदम मतलब उल्टा सीधा फैसला नहीं सुना सकती, क्योंकि उनको भी संविधान के आधार पे काम करना पड़ेगा, या फिर संविधान जहां पे मौन है तो वैसे कंडीशन प्रस्तावना के सहारा लेकर ही मतलब फैसला लेना पड़ेगा, ठीक है। कोई प्रभावित व्यक्ति नागरिक बिना अपील किए सीधे उच्चतम न्यायालय जा सकता है। अब ऐसा नहीं से उनको मतलब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट गया, डिस्ट्रिक्ट से हाई कोर्ट गया, हाई कोर्ट से मतलब सुप्रीम कोर्ट गया, डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट अब जाओ, ठीक है। चलिए, उच्च न्यायालय में अनुच्छेद 226 के तहत रिट जारी कर सकते हैं, पता ही है। आप देखेंगे दोनों का रिट में अंतर क्या होता है। तब मूल अधिकारों को लागू करने के मामले में उच्चतम न्यायालय के पास भी है, उच्च न्यायालय के पास भी है आर्टिकल 32। चलिए, को विकेट गिरा, वेरी गुड, ठीक है। 226 समझ गए जी।
किसी अन्य उद्देश्य के लिए अर्थात कानूनी अधिकारों को लागू करने के मामले में, ठीक है, किसी अन्य उद्देश्य के अर्थात कानूनी अधिकारों को लागू करने के मामले में उच्चतम न्यायालय के पास पावर नहीं है। किसके पास पावर है? यस सर। ठीक है, ध्यान में रखेंगे, तो उच्च न्यायालय के पास पावर है। ठीक है, प्रादेशिक क्षेत्राधिकार की बात करेंगे तो सुप्रीम कोर्ट पूरे भारत में काम करेगा, करेगा ना, पूरे भारत के लिए सुप्रीम कोर्ट है, किसी एक राज्य के लिए नहीं है। लेकिन हाई कोर्ट की बात करेंगे, वो संबंधित उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार के भीतर ही काम करेगा। अब मान लीजिए आपके बिहार के किसी व्यक्ति का मूल अधिकारों का उल्लंघन हुआ है, तो अब वो जाके राजस्थान के हाई कोर्ट में केस नहीं करेगा, ठीक है, बिहार में ही जाके 226 का प्रयोग कर सकता है, राजस्थान या फिर डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट चले जाए। लेकिन कभी कभी क्या होता है, एक उच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार एक से अधिक राज्यों में होता है। जैसे अगर बोले गुवाहाटी हाई कोर्ट का दक्षिण भारत का, दक्षिण बोला उत्तर नॉर्थ ईस्ट का 3-4 राज्य में था। दादर नगर हवेली की बात करेंगे तो कोलकाता हाईकोर्ट से रिलेटेड है। तो जब उसका क्षेत्राधिकार जब होगा एक से दो राज्यों में होगा, तो वहां का भी चीजों को कार्रवाई कर सकता है। ठीक है, जैसे मान गोवा, गोवा में बात करेंगे तो पणजी में कोई हाई कोर्ट नहीं है, गोवा में कोई हाई कोर्ट नहीं है, तो लेकिन बॉम्बे हाई कोर्ट है, बॉम्बे में हाई कोर्ट है, तो गोवा का व्यक्ति बॉम्बे भी आ सकता है। फिर बॉम्बे के लिए, बॉम्बे के अलावा गोवा के लिए भी मतलब अपने क्षेत्राधिकार का प्रयोग कर सकता है बॉम्बे हाई कोर्ट, क्योंकि उसका क्षेत्राधिकार उधर है गोवा की तरफ। लेकिन सुप्रीम कोर्ट संपूर्ण भारत में करेगा। ठीक है, रीट की शक्ति का प्रयोग अनिवार्य यानी मना नहीं कर सकता है। ठीक है, अनिवार्य है यानी आप सुप्रीम कोर्ट ये नहीं कह सकते नहीं नहीं हम रीट जारी नहीं करेंगे। ठीक है, तो वो मना नहीं कर सकते, लेकिन हाई कोर्ट मना कर सकता है। हाई कोर्ट बोलेगा भाई साहब ये थोड़ा मामला जो है ना थोड़ा ऊंचा हो गया, ऐसा करो आप सुप्रीम कोर्ट चले जाओ। ठीक है, तो ऐसे विवेकाधीन यानी मना कर सकता है, उसके विवेक के ऊपर निर्भर करता है, उसको लगेगा नहीं मामला क्या बहुत बड़ा है, तो कहेगा ठीक है ऐसा करो आप सुप्रीम कोर्ट चले जाओ। लेकिन सुप्रीम कोर्ट अगर मना कर देगा तो आदमी जाएगा कहाँ, क्योंकि उसके बाद तो कोई कोर्ट है नहीं। लेकिन हाई कोर्ट अगर मना करेगा तो सुप्रीम कोर्ट जाने का ऑप्शन है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट तो मना नहीं कर सकता। तो ऐसे कंडीशन में रीट का शक्ति का प्रयोग करने से सुप्रीम कोर्ट मना नहीं कर सकता, लेकिन हाई कोर्ट विवेकाधीन यानी मना कर सकता है। ठीक है, आप चलना अनुच्छेद 33 कहते हो जो कि एग्जाम में नहीं पूछा जाता अनुच्छेद 33, लेकिन अगर आईबी वगैरह का एग्जाम जो देते हो तो उसमें बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब देखिए कुछ लोगों को इतना व्यापक अधिकार देने के बाद भी कुछ लोग देश के नागरिक तो है लेकिन मूल अधिकारों का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। ठीक है, कुछ कहानी सुनाऊंगा इस पे। तो यह संसद को सशस्त्र बलों, अर्धसैनिक बलों, पुलिस बल, खुफिया एजेंसी, इसके समान बलों के सदस्यों के मूल अधिकारों पे, ठीक है, युक्त प्रतिबंध लगाने के, निष्प्रभावी करने का अधिकार देता है। आप आपने कभी सुना है कैसे मतलब देश का आर्मी बीएसएफ वाला सो हड़ताल पे बैठ गया है? सुना है क्या? नहीं सुना है। तो उनको हड़ताल करने का अधिकार, बंद करने का अधिकार, ठीक है, राइट टू स्पीच का अधिकार, बहुत सारे अधिकार से उनको प्रतिबंधित कर दिया जाता है। सशस्त्र बल, अर्धसैनिक बल, पुलिस बल, खुफिया एजेंसी। अब खुफिया एजेंसी रॉ का आदमी, ठीक है, फ्री टू स्पीच बोलने लगे और फेसबुक व्हाट्सएप पे मतलब एक लंबा चौड़ा वीडियो अपलोड कर दे तो देश का पूरा सूचना ही चला जाएगा ना। तो ऐसे कंडीशन में उनको मतलब राइट टू स्पीच बहुत सारे अधिकारों से उनको वंचित किया जाता है। तो ये सारे व्यक्ति अनुच्छेद 33 के तहत संसद इन पे मूल अधिकारों को मतलब युक्ति युक्त प्रतिबंध लगा देता है से आप नहीं कर सकते इन अधिकारों का प्रयोग। कुछ दिन पहले एक व्यक्ति जो था मोदी जी के खिलाफ चुनाव लड़ा था, क्या नाम था उसका, जो कि मतलब उसने सेना में बहुत सारे कंप्लेन किया था, तो सेना में खाना अच्छा नहीं मिलता है, ठीक है, दाल की क्वालिटी बहुत ही निम्न क्वालिटी की होती है। व्यक्ति बीएसएफ में कार्यरत था, क्या नाम था, मोदी जी के खिलाफ बनारस से चुनाव लड़ा था सपा के पार्टी टिकट पे, तो सेना उनको मतलब प्रतिबंधित कर देती, कोर्ट मार्शल कर दिया गया था उसका। तब सेना में रहते हुए सेना का कोई भी इंफॉर्मेशन बाहर नहीं कर सकते, सेना में रहते हुए आप यहाँ तक मोबाइल रखने पे प्रतिबंध कर दिया जाता है, बहुत सारे आपको मतलब चीजों पे मतलब मौलिक अधिकारों पे आप ऐसे नहीं कर सकते हमको तो फंडामेंटल राइट है। तो फंडामेंटल राइट आम नागरिकों के लिए है, न कि मतलब सैन्य बल के लिए है और सैनिक बल के लिए है। ठीक है, जो व्यक्ति खुफिया एजेंसी के लिए काम करते उनके लिए नहीं है। ठीक है, तो ये अधिकार, ये मतलब इन पे प्रतिबंधित करने का अधिकार किसके पास है? तो संसद के पास है। किसके पास है? संसद के पास है। अनुच्छेद 34 क्या कहता है? भारत के किसी क्षेत्र में मार्शल लॉ लागू होने पर मूल अधिकारों पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। अब जहाँ पे मार्शल लॉ लागू है, मार्शल लॉ क्यों लागू होता है भाई साहब? वहां का मतलब क्या बोले, वहां की स्थिति ठीक नहीं है, ठीक है, वहां पे मतलब अराजकता का माहौल फैला हुआ है। तो ऐसे कंडीशन में मार्शल लॉ अगर लगा हुआ है तो ऐसे कंडीशन पे वहां पे मूल अधिकारों को प्रतिबंधित किया जा सकता है। ठीक है, वहां पे मतलब क्या होगा, मूल अधिकार मतलब काम नहीं करेगा। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। 35 क्या कहता है? तो कुछ निश्चित मूल अधिकारों को प्रभावी करने के लिए केवल संसद ही कानून बना सकती है। मूल अधिकारों को प्रभावी करने के लिए वन एंड ओनली सर्वा सर्वी जो संस्था जो है कौन है?
संसद है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। जैसे रोजगार हेतु निवास को एक शर्त के रूप में निर्धारित करना, अनुच्छेद 16 कहता है। अस्पृश्यता के लिए दंड का निवारण करना, अनुच्छेद 17। तो इसके लिए कानून, अब यहाँ एक विकेट और गिरा, वेरी गुड, ठीक है। अब अनुच्छेद 17 के तहत, अनुच्छेद 17 जो अस्पृश्यता की अंत की बात करेंगे, तो उसमें मतलब कानून बनाने का अधिकार है, किसी भी व्यक्ति को क्या दंड दिया जाएगा। तो संविधान में इस चीज का वर्णित नहीं किया गया। तो कोई आदमी अगर अस्पृश्यता आर्टिकल 17 का उल्लंघन करता है तो उसको 4 साल का सजा दे देना चाहिए, 5 साल का सजा दे देना चाहिए। वहां पे बस इतना ही लिखा है। मतलब क्या है ये, मतलब क्या है कि दंडात्मक कार्रवाई किया जाएगा। अब कितना साल का दंड दिया जाएगा, ये अधिकार किसके पास है, तो संसद के पास है। रोजगार हेतु निवास के हेतु एक शर्त के रूप में निर्धारित किया गया, यह अधिकार किसके पास है, तो संसद के पास है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। अब देखेंगे बहुत सारे ऐसे भी अधिकार हैं, ऐसे जिनका उल्लेख संविधान के भाग 3 में नहीं किया गया। भाग 3 में मौलिक अधिकार है, लेकिन इनका उल्लेख नहीं किया गया। इन्हें संवैधानिक अधिकार या कानूनी अधिकार या फिर गैर कानूनी अधिकार के रूप में मान्यता दी जाती है। ये भी अधिकार है, लेकिन ये आपका मौलिक अधिकार नहीं है। क्या है, ये भी अधिकार है, लेकिन ये आपका मौलिक अधिकार नहीं है। इन्हें संवैधानिक अधिकार, कानूनी अधिकार या फिर गैर मौलिक अधिकार के नाम से हम लोग क्या करते हैं, इसको जानते हैं। अब कौन कौन से आर्टिकल्स इसके अधीन आएंगे उसको जरा समझेंगे। सबसे पहले 265, कानून के प्राधिकार के अलावा कोई कर लगाया एकत्र नहीं किया जा सकता है। भारत सरकार ये नहीं कह सकती से आज चलो मन मेरा थोड़ा खुश है तो चलो आज क्या करते हैं, क्या करते हैं, चावल या फिर मान लीजिए कोई भी फसल के ऊपर का 20% टैक्स लगा देते, नहीं लगा सकते। टैक्स लगाया जाएगा या फिर एकत्र किया जाएगा, उसके लिए कानूनी प्रक्रिया अपनाई जाएगी। जैसे जीएसटी 101वां संविधान संशोधन जीएसटी से संबंधित है ना। जीएसटी सरकार के द्वारा टैक्स को वसूलने के लिए लाया गया, ठीक है, लेकिन संविधान में इसको लेकर संशोधन किया गया। संवैधानिक प्रक्रिया के तहत ही मतलब कर का कर प्रत्यारोपण किया गया, ना कि मतलब टकेसेर वाला बात कही गई, ठीक है। तो पूरे मतलब इसके लिए कानूनी प्रक्रिया के तहत ही मतलब क्या, अगर टैक्स को लगाया जा सकता, अनुच्छेद 265। 300 का ए, 300 के में मतलब पहले संपत्ति का अधिकार आपका 7वां मौलिक अधिकार था, 6 नंबर पे था सर, ठीक है, जो भी हो 7 था, उसमें से एक संपत्ति का अधिकार भी था, उसको अब 300 के ए में रख दिया गया। तो कानून के प्राधिकार के बिना किसी भी व्यक्ति को उसके संपत्ति से बेदखल नहीं किया जा सकता है। मतलब किसी भी व्यक्ति को संपत्ति से बेदखल नहीं कर सकते हैं कानून के प्राधिकार के बिना, ठीक है। दूसरी बात, कानूनी अधिकार आपकी हो गई संपत्ति का अधिकार, पहले कभी मौलिक अधिकार हुआ करती थी। 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 19 के एक एफ के अनुच्छेद 31 को निरस्त करके, ठीक है, संविधान संपत्ति के मौलिक अधिकार को समाप्त कर दिया गया तथा इसे एक कानूनी अधिकार के रूप में 300 के ए के तहत शामिल किया गया, ठीक है। तो पहले देखेंगे संपत्ति का अधिकार पहले कहां कहां पे था। तो संपत्ति का अधिकार आपकी मौलिक अधिकार थी, 19 के ए के एफ में था, 31 में था। ये दोनों जगह पे आपको संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार के रूप में देखने को मिलता था, याद कीजिए, ध्यान में इंपॉर्टेंट है। अब कहां पे रखा गया, तो 300 के क में रख दिया गया या फिर 300 का सब क्लोज ए में रख दिया गया। तो कहां कहां पे संपत्ति का अधिकार आपको देखने को मिलता था, तो 19 के क के या फिर 1 के एफ में और 31 में, ठीक है, यहाँ पे संपत्ति का अधिकार था। अब इसको रख दिया कहाँ, 300 के क के ए में रख दिया गया, ठीक है। अब बात करेंगे 300 के एक में का, भारत के संपूर्ण क्षेत्र में व्यापार वाणिज्य और समागमन की स्वतंत्रता जो है 300 का एक कहता है। लेकिन इसमें मैंने शुरू में ही बता दिया से इसमें भी मतलब कोई चीजें मतलब कुछ कुछ चीजें जो है सो इसमें मतलब रोक लगाया गया है। 326 क्या कहता है, तो यूनिवर्सल सफरिंग की बात करता है, वैश्विक मताधिकार की बात कर, लोकसभा राज्य विधानसभा के चुनाव में वैश्विक मताधिकार के आधार पर होंगे। 326 बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल से याद रख लीजिए, पूछा जाता है कई बार, ठीक है। संविधान के भाग 3 के अतिरिक्त प्रदान किए गए अधिकारों के मामले में पीड़ित व्यक्ति सीधे उच्चतम न्यायालय नहीं जा सकता है। तो मतलब ये सारे मामले जो है, इस सारे मामले अगर आपका खंडन अगर होता है क्योंकि भाग 3 में वर्णित नहीं है, तो इसके लेकर आप मतलब सीधे उच्चतम न्यायालय नहीं जा सकते हैं। वह साधारण वाद दायर करके अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय जा सकता है। और उच्च न्यायालय को लगेगा कि मामला हमसे संभलने वाला नहीं है, तो उच्च न्यायालय मतलब खुद ही मतलब करेगी, उच्चतम न्यायालय के पास उसको भेज देगी, ठीक है। लेकिन डायरेक्ट इन मामलों में आप डायरेक्ट मतलब 32 का प्रयोग करके सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते, इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ध्यान, क्योंकि ये सारे मामले जो है सब भाग 3 में वर्णित नहीं है। तो भाग 3 में वर्णित नहीं है, लेकिन ये भी आपको एक तरह के संवैधानिक अधिकार है, कानूनी अधिकार है, फिर गैर मौलिक अधिकार है। लेकिन इसके लिए कोर्ट जा सकते हैं, लेकिन डायरेक्ट आप सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते, ठीक है। आप कहाँ जाओगे,
तो आप 226 का प्रयोग करोगे, और 226 का प्रयोग करके हाई कोर्ट जाओगे, उसके बाद हाई कोर्ट को लगेगा तो सुप्रीम कोर्ट वो आगे कर सकता है, लेकिन डायरेक्ट आप नहीं जाओगे। ठीक है, ध्यान में रखना है आपको। आई थिंक चीजें समझ में आ गई, कोई दिक्कत तो नहीं हुआ।